नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बागोवाली उपन्यास का छठा अध्याय। लेखक रमेश पोखरियाल निशंक। इस उपन्यास के पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दिल्ली जैसे महानगर में किराए का कमरा ढूंढना सचमुच भगवान के ढूंढने से कम ना था। नई नई नौकरी, सीमित तनख्वाह और ऊपर से इतनी महंगाई। दिल्ली का कुलदीप भी को अभी तक कुछ खास अनुभव भी नहीं था। केवल 7 महीने ही तो हुए थे उसे यहाँ आए हुए। नौकरी की तलाश में हालांकि उसे काफी दिन दिल्ली में भटकना भी पड़ा था, किंतु इसके बावजूद भी वह यहाँ के सड़क मार्गों और मोहल्लों, सेक्टर और बस्तियों से पूरी तरह परिचित नहीं हो पाया था। मगर क्या करता आखिर कुलदीप। कल अचानक भाभी ने घर गृहस्थी अलग करने का फरमान जो सुना दिया था उसे। कल ही की तो बात है। सुबह जब वह छुटकी को स्कूल छोड़कर नाश्ते की टेबल पर बैठा तो भैया नहीं दिखे। भैया कहाँ गए भाभी, पूछा उसने। कल रात जरा देर से सोए थे, तबीयत खराब है उनकी, कुलदीप को बताया था रश्मि ने। तो मैं दवाई ले आता हूँ। तुरंत खड़ा हो गया कुलदीप। अरे नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं, सिर दर्द बता रहे थे सुबह, अभी उठाती हूँ। उन्हें भी तो ऑफिस जाना है अपने, तुम नाश्ता कर लो। रश्मि ने नाश्ता परोस दिया। देवर जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, भूमिका बांधते हुए कहा रश्मि ने। नहीं भाभी, बुरा क्यों मानूंगा, आप कहिए तो। दरअसल अब तुम्हारी भी नौकरी लग गई है और इधर छुटकी भी बड़ी हो रही है, तो यहाँ पर जगह की कमी पड़ रही है। रश्मि ने बात आगे बढ़ाई। भाभी का इशारा समझ नहीं पाया था कुलदीप। कुछ और ही सोचकर बोला, तो क्या दूसरा घर ढूंढना है? नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि अब आप अपना इंतजाम कहीं और कर लेते तो ठीक रहता, रश्मि बोली। नहीं भाभी, आप ठीक कहती हैं। और खाने की टेबल से उठ गया था कुलदीप। फिर कल से ही उसने कमरा तलाशने का कार्य भी शुरू किया। कई जगह घूमा, कई कमरे देखे, कुछ तो पसंद नहीं आए, और जो पसंद आए तो किराया इतना अधिक कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाती। फिर उसे यह भी देखना था कि कमरा ऐसी जगह मिले जहां से वह एक ही बस में बैठकर ऑफिस जा सके। दिल्ली में तो सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। ऑफिस जाने के लिए 2-2 3-3 बसें बदलनी पड़ती हैं। ऐसे में पैसा भी ज़्यादा लगता है, साथ ही समय भी अधिक लगता है। थक हार कर उसने निर्णय लिया कि किसी पार्टनर को मिलाकर वह कमरा ले लेगा। उसे अपनी ही कंपनी में अपने ही कस्बे के नज़दीक का एक लड़का मिल गया। कंपनी में वह काफ़ी पुराना था। अब तक उसके साथ उसकी पत्नी रह रही थी, किंतु घर में माताजी की मृत्यु के बाद वह पत्नी को घर छोड़ आया था। लंच के समय कुलदीप को कंपनी के गेट से बाहर जाते हुए देखकर उसने पूछ लिया था। किधर जा रहे हो कुलदीप, भूपेंद्र ने पूछा। कुलदीप ने उसे अपनी पूरी समस्या बतला दी। और इसमें परेशान होने की बात क्या है, मैं भी आजकल अकेला रह रहा हूँ, पत्नी घर गई, 5-6 महीने तक वहीं रहेगी, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ आकर रह लो, बेहद अपनेपन से भूपेंद्र ने कहा। बात पसंद आ गई कुलदीप को। जमी जमाई गृहस्थी थी भूपेंद्र की, सो उसे फिलहाल गृहस्थी जोड़ने में कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। कमरे का आधा किराया देना है और आधा राशन पानी खर्चा करना होगा। इसके लिए वह भी काफी सस्ता पड़ेगा। सो उसने अपनी सहमति दे दी और रविवार से साथ में आने को कह दिया। भूपेंद्र भी खुश हुआ। वह भी एक पार्टनर की तलाश कर रहा था। 2 महीने से वह अकेले ही इन 2 कमरों का किराया दे रहा था। ऊपर से अकेलेपन में खाने पीने में भी दिल नहीं लग रहा था। पत्नी तो अभी 6-7 महीने में आएगी, तब की तब देखी जाएगी। तब यदि कुलदीप कमरा अलग कर लेगा तो वह स्वयं अपने लिए दूसरा कमरा ढूंढ लेगा। फिलहाल तो बात बन ही गई। कुलदीप स्वभाव से भी अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, साथ ही उससे बड़ी पोस्ट पर उसी की कंपनी में है। अपने घर के नजदीक का है, सो अलग। पिछले 2-2.5 माह से वह कुलदीप के साथ कार्य कर रहा था। इस दौरान उसने कुलदीप का व्यवहार और विचार पूरी तरह समझ लिया था। उसके व्यवहार में शालीनता और वाणी में मधुरता थी। अरे शुभ, काम में देर कैसी, किस बात की? रविवार ही क्यों, कल बृहस्पतिवार है, सबसे बढ़िया दिन, कल ही आ जाओ बोरिया बिस्तर उठाकर, भूपेंद्र ने उसकी रविवार को आने की बात पर कहा। तो कुलदीप को भी बात जच गई। जब भाभी ने फरमान सुना ही दिया है और कमरा अलग करना है तो फिर 1-2 दिन क्या देखने, कल ही आ जाएगा। यहाँ सामान भी क्या है उसके पास, एक बिस्तर, एक कपड़ों की अटैची और अपनी कुछ कॉपी किताबें। कुल मिलाकर 3 सामान होते हैं। कॉपी किताब वह किसी पेटी में डालकर पैक कर लेगा,
एक रिक्शा या थ्री व्हीलर पर पहुंच जाएगा भूपेंद्र के यहाँ, टेंशन खत्म। हाँ यह भी ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कल 9 बजे तक यहाँ आ जाऊंगा सामान लेकर, फिर यहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। कुलदीप बोला। 9 बजे क्यों, पहले ही आ जाना, नाश्ता मैं तैयार करूंगा। भूपेंद्र ने उसे और उत्साहित किया। चलो यह भी ठीक रहेगा। उसकी बात मान ली कुलदीप ने। साय को कुलदीप जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में गत्ते की एक बड़ी पेटी देखकर भाभी ने आश्चर्य से पूछा, अरे यह क्या है? पैकिंग के लिए लाया हूं भाभी जी, कुलदीप ने कहा। पैकिंग के लिए? हाँ, मुझे कमरा मिल गया। कमरा मिल गया? अनायास ही एक झटका सा लगा रश्मि को। कुलदीप ने भी यह बात साफ महसूस की। अरे तो मैंने यह थोड़ी कहा था कि तुम कल ही घर से चले जाओ, अपने को संयत करती हुई रश्मि ने कहा। आराम से चले जाते 2-1 महीने में। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, जाना तो था ही, कल क्या और 1-2 दिन बाद क्या, कुलदीप ने मुस्कुराकर कहा। तो कुलदीप की यह मुस्कुराहट रश्मि को जैसे चीर गई। कुछ जवाब नहीं दे पाई रश्मि। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, पर बुरा मत मानना तुम। बुरा किस बात का? कौन सा लंदन जा रहा हूँ, आता रहूंगा अपनी छुटकी को देखने, कुलदीप ने अपनत्व से कहा। अब की बार रश्मि भी मुस्कुरा दी। कुलदीप तो दूसरे ही दिन कमरे का प्रबंध कर लेगा। रश्मि को विश्वास नहीं था। रश्मि को मालूम था दिल्ली जैसी जगह में कमरा ढूंढने में कितनी मुश्किलें आती हैं। 10 बजे से 6 बजे तक उसकी नौकरी, और फिर जहाँ भी एक वह कमरा ढूंढने जाता 6 बजे बाद ही जाता। इसलिए उसने कमरा अलग करने की बात उसके कान में डाल दी थी। वह तो सोच रही थी कि 1-2 महीने बाद ही जा पाएगा वह। हालांकि कुलदीप को कमरा मिल जाने से वह खुश भी थी, लेकिन अंदर ही अंदर यह भी डर था कि कहीं सुरेश उस पर नाराज ना हो जाए। लेकिन वह समझा लेगी किसी न किसी तरह तो सुरेश को। अम्मा किसी तरह से अपने दिन निकाल रही थी, इस आशा में कि कल जयदीप की नौकरी लग जाए तो उसे एक और फर्ज से निजात तो मिल जाएगी। सुबह से ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती, और देर रात जयदीप जब खाना खा लेता तो फिर उसकी दिनचर्या का समापन होता। लेकिन ऐसे में भी उसे कभी मुश्किलें नहीं आई, बल्कि एक आत्मसंतुष्टि का ही एहसास हुआ। दूसरी बहू भी एक बेटी की मां बन गई थी, पर दूसरी बहू के साथ अब अम्मा और छोटे जयदीप के दिन ब दिन संबंध कटु से कटुतर होते चले जा रहे थे। ना जाने किस मिट्टी की बनी थी बहू की हर बात में लड़ने को तैयार। जयदीप कभी कभार छोटी को अपनी गोद में उठा लेता तो किसी न किसी बहाने वह उसे वापस ले लेती। कामकाज करते वक्त जब छोटी बहू छोटी को छोड़ देती तो वह रोती रहती। अम्मा उसे अपने पास ले आती तो यह भी नहीं उसे सुहाता। रहने दो अम्मा, इसकी आदत खराब हो जाएगी गोदी में रहने की, वह टोक देती। अम्मा समझती तो सब कुछ थी, पर कहती कुछ न थी। वक्त की सुई लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान कुलदीप भी दिवाली की छुट्टी में घर आ गया। माँ के लिए सूती धोती, जयदीप के लिए पैंट कमीज, भाभी के लिए साड़ी और भाई के लिए कुर्ता पजामा, छोटी के लिए गर्म सूट लेकर आया था। खूब खर्च किया था उसने घर आने के लिए। आखिर पूरे 1.5 वर्ष के बाद जो घर आया था, वह भी नौकरी लगने के बाद पहली बार। उसे देखकर अम्मा बहुत खुश हुई। आज तीनों बेटे उसके पास थे, कमी थी तो बड़े बेटे की। कितना भरा पूरा घर लग रहा था। आज शास्त्री जी होते तो कितना खुश होते। कुलदीप ने ही बताया था कि बड़े भैया भी 3-4 दिन बाद छुट्टी पे घर आ रहे हैं। सुनकर अम्मा की खुशी का ठिकाना ना रहा। कुलदीप घर आने से पहले भाई के कमरे में हुआ आया था। रविवार को वहां जाते समय वह छुटकी के लिए 2-3 खिलौने, कलर पेंसिल का सेट और कुछ चॉकलेट आदि भी ले गया था। छुटकी उसे देखते ही उससे चिपट गई थी। भैया तो बहुत ही खुश हुए। भाई तो आखिर भाई जो होता है। आंखों से आंसू छलक आए थे उसकी। क्यों रे, अब आ रहा है पूरे 3 महीने बाद, प्यार से उसकी छाती पर मुक्का मारा था उसने। क्या बताऊं भैया, टाइम लगता ही नहीं, कहा कुलदीप ने। संडे में कहाँ मस्ती मारता है? मस्ती कहाँ भैया, संडे को तो काम ही इतना हो जाता है, बस कपड़े धोना, सुखाना, सफाई करना, करते करते तो मेरी तो कमर ही दुख जाती है। अरे तो फिर काम वाली ले आओ ना। भाभी चेकी, काम वाली रखूंगा तो खाऊंगा क्या दिल्ली में? अरे ऐसे काम वाली नहीं, परमानेंट काम वाली की बात कर रही हूँ बुद्धू, समझाया भाभी ने। इशारा उनका शादी को लेकर था। शर्मा गया था कुलदीप। यही बात तो घर आकर अम्मा ने भी सबसे पहले कही थी। हे भगवान, कितना कमजोर हो गया रे, तो खाना नहीं खाता क्या? खाना क्यों नहीं खाता? तो फिर यह हालत क्यों बना रखी है? चिंतित माँ ने पूछा। फिर अपने आप जवाब भी दे दिया। अच्छा मुझे मालूम है, खुद खाना बनाना पड़ता होगा, कपड़े झाड़ू पोछा सब तो करना पड़ता होगा। हाँ माँ, वह तो करना ही पड़ता है, कुलदीप ने कहा। तू चिंता मत कर, मैं शीघ्र ही तेरा सब बंदोबस्त करती हूँ, माँ ने कहा। तो कुलदीप हंस पड़ा।
अरे माँ, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है, वह बोला। अरे तुझे नहीं जल्दी, मुझे तो है। कितना कमजोर हो गया है मेरा बेटा। 2 टाइम की रोटी मिलेगी तो आराम से तो खाएगा। हर माँ की यही इच्छा होती है कि जब बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो वह उसके लिए बहू ले आए। यह इच्छा अब अम्मा के दिल में बलवती हो उठी। तीसरे दिन सुरेश भी परिवार सहित घर आ गया। घर में एक नया मेहमान भी था, यानी छुटकी का छोटा भाई। अभी 1 माह पहले ही बेटे को जन्म दिया था रश्मि ने। इसकी सूचना उन्होंने घर भी भिजवा दी थी। आज पूरे परिवार में 10 सदस्य थे। रौनक आ गई। जैसे घर में 4 सदस्य सबसे बड़े के परिवार के, 3 सदस्य दूसरे के परिवार के, 2 छोटे बेटे और अम्मा स्वयं। यूं कहो कि 4 बेटे, 2 बहुएं, 3 नाती नातिन थे आज अम्मा के पास। यदि किसी की कमी खल रही थी तो वह थी शास्त्री जी की। आज शास्त्री जी होते तो उन्हें अपना भरा पूरा परिवार एक साथ देखकर कितनी खुशी होती। दिल में एक टीस जैसी उभर आई अम्मा की। बेटे, आज तुम्हारे पिताजी होते तो कितना खुश होते सबको एक साथ बैठा देखकर। अम्मा की आंखें भर आई। पिछले 1.5 वर्ष में इतना कुछ संघर्ष और इतनी कुछ परेशानियों के बाद भी अम्मा सब कुछ भूल बैठी थी। उसे आज अपने को मिला नाम। भागो वाली अम्मा जाने क्यों फिर सार्थक नजर आ रहा था। यह बात नहीं कि बेटों को अपने पिता की याद नहीं आती, लेकिन पुरुष स्वभाव के कारण वे जब तब इसे व्यक्त नहीं करते थे। चारों भाई अपने पिता के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। पिता के जाने के बाद उनकी कमी हमेशा खलती रही चारों को। यदा कदा यह बात वे आपस में व्यक्त भी कर लेते। चूल्हे तो 2 हो चुके थे। परिवार बड़ा हो गया था, इसलिए यह हल निकाला गया कि आजकल एक ही चूल्हा कर दिया जाए। खाना बड़ी बहू और छोटी बहू मिलकर बनाएंगी। छुट्टियां बस कुछ ही दिन की थी, सो अम्मा उचित समय देखकर कुलदीप की शादी के बारे में भी सबकी जिम्मेदारी तय करने की बात सोच रही थी। अगले दिन चारों भाइयों को एक साथ बैठे देखकर अम्मा ने ही बात शुरू की। देखो, तुम चारों भाई एक साथ बैठे हो इस समय, मैं तुमसे कुलदीप की शादी के बारे में बात करना चाह रही थी। अम्मा ने भूमिका शुरू की। तुम्हारे मामा ने कुछ महीने पहले कुंडली भेजी है। परिवार अच्छा है, मुझे पसंद है, अपनी बिरादरी की भी है, यहीं उत्तराखंड में ही रहते हैं। तुम लोगों की क्या राय है? दोनों बड़े भाई चुप रहे। दोनों के अंदर तो यह डर सता रहा था कि शादी के लिए दोनों को खर्चा करना पड़ेगा। अभी तो इसकी नौकरी लगे 6-7 महीने हुए। पैसा कहाँ जमा किया होगा इसने इतना? लेकिन अम्मा, बड़े ने कुछ कहना चाहा तो अम्मा ने उसे तुरंत टोक दिया। लेकिन कुछ नहीं। तुम तीनों बड़े भाई कल ननिहाल होकर आ जाओ, लड़की देखा और साथ ही घर बार भी। कोई कुछ ना बोला, लेकिन अंदर अंदर दोनों बड़े भाइयों की बेचैनी बढ़ गई। अम्मा के पास तो कुछ नगद है नहीं, छोटों को कुछ कह नहीं सकती। ऐसे में इस शादी का खर्चा उनके ही सिर तो आन पड़ेगा। दूसरे ही दिन तीनों भाई ननिहाल चले गए। मामा जी ने लड़की वालों के यहाँ संदेश भेज दिया। वहां से तीनों लड़की वालों के घर होकर भी आ गए। कुलदीप को लड़की पसंद आ गई थी। 12वीं कक्षा पास थी, घर बार भी ठीक था। लड़की के पिता की दुकान थी, साथ में एक जीप जिसे लड़की का बड़ा भाई चलाता था। दोनों बड़े भाइयों को परिवार पसंद आ गया। घर आकर उन्होंने अम्मा को सारा विवरण बता दिया। अम्मा ने भी अपनी सहमति दे दी। कुलदीप तैयार है तो सब कुछ ठीक है। ठीक तो सब कुछ है, लेकिन असली समस्या तो खर्चे की है। अम्मा ने दूसरे ही दिन मामा को खबर भेजकर बात भी पक्की करवा दी। साथ ही सीधा शादी का दिन निश्चित करने को कह दिया। उधर से संदेश आ गया कि ठीक 4 महीने बाद शादी का शुभ दिन निकल आया। दोनों बड़े भाइयों की धड़कनें बढ़ गई। दोनों मनी मन परेशान हो रहे थे, लेकिन अपनी परेशानी दोनों ने अपने तक ही सीमित रखी। एक दूसरे के साथ कुछ भी व्यक्त नहीं किया। धड़कनें कुलदीप की भी बढ़ गई, किंतु खर्च के डर से नहीं, बल्कि शादी की कल्पना से। जब से उसने माधुरी को देखा था, वह बस उसी की कल्पना में खोया रहता। कितनी सुशील है, साथ ही सुंदर भी। तीखे नैन नक्श, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और भरी पूरी देह, सादगी और सौम्यता की प्रतिमा। दीपावली का त्योहार हंसी खुशी और प्रेम प्यार से गुजर गया तो दिल्ली वाले दोनों भाई भी अपनी नौकरी पर लौट गए। दोनों बड़े भाइयों के को इस बात का सुकून था कि चलो कम से कम शादी के खर्चे के बारे में तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्हें चिंता खाए जा रही थी कि शादी का दिन तो अम्मा ने 4 महीने बाद तय करवा दिया, किंतु खर्चा आएगा कहाँ से और व्यवस्था होगी कैसे? बड़ा सोच रहा था कि दिल्ली में इतना मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जो थोड़े बहुत पैसे बुरे वक्त के लिए बचाए थे, अब यहाँ लगाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ दूसरा भाई भी यही सोच रहा था, इतनी जल्दी क्या थी इसकी शादी की? 1-2 साल कमा लेता तो हम भी सस्ते में ना निपट जाते।